अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो होंगे टाइप्स हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की। अच्छा, इससे पहले जो हमने कल की जो लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि हेटेरोजेनिटी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल के कुछ हमारे पास मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो हमें जब हम अपने आईज से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। लेकिन जब हम उनको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वो बेसिकली होमोजेनियस नहीं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो आज हमने देखना है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर की टाइप्स क्या-क्या हैं। उनमें सबसे पहली टाइप्स है कोलाइड, जो सेकंड टाइप है सस्पेंशन। कोलाइड्स को हम फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिस तरह होमोजेनियस मिक्सचर्स को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं और कोलाइड्स को फॉल्स सॉल्यूशंस कहते हैं। अब इनको फॉल्स सॉल्यूशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ना वही रीज़न होती है, ये वही हेटेरोजेनिटी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वाला केस है कि जब हम इनको वैसे देखते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये नहीं, ये तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स हैं। तो इसी वजह से हम इनको फॉल्स सॉल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, इनमें ना आपके पास 2 तरह के फेजेज़ होते हैं। एक जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं और एक जो दूसरे जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिस्पर्शन मीडियम होते हैं। अब डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम का यहाँ पे क्या मीनिंग है? डिस्पर्स पार्टिकल्स ये वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिस्पर्शन मीडियम के अंदर प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? जिनने कोलाइडल पार्टिकल्स को अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास स्टार्च सॉल्यूशन है, तो उस स्टार्च के सॉल्यूशन में जो स्टार्च होगा वो आपके पास डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होंगे। वो क्या होंगे? डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होंगे। और जो वाटर होगा वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास डिस्पर्शन मीडियम होगा। वो क्या होगा? वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। So this is the difference between the dispersed particles and the dispersion medium. So हमने यही कहा कि जो कोलाइड्स होते हैं हमारे पास heterogeneous mixtures होते हैं, इनमें 2 तरह के फेजेस होते हैं, एक dispersed particles का और dispersion medium का। लेकिन अगर हम इनको मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखते हैं, दैट मीन्स कि जब हम इनको अपनी आईज से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये होमोजीनियस है। लेकिन जब हम इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमने देखा कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये होमोजीनियस नहीं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास ब्लड की। अब जो ब्लड होता है अगर हम उसकी कंपोज़िशन देखें तो उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि लिक्विड के अंदर जो है ना वो यू नो दैट कि फ्लोट कर रहे होते हैं। उस लिक्विड को हम कहते हैं प्लाज़्मा। सो व्हाट हैपन कि अब ये सेल्स अगर हम वैसे देखें ब्लड को तो हमें लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन इसको भी जब हम क्या करते हैं कि अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये बेसिकली होमोजीनियस नहीं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसी वजह से ये कोलाइड के एग्जांपल में आता है। Now, collides, they appear uniform and might seem homogeneous because particles are evenly distributed. However, under microscope, they possess two distinct phases: dispersed particles, जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह आ जाएंगे, और डिस्पर्शन मीडियम जो है इसमें लिक्विड प्लाज्मा आएगा। So this is how we can differentiate between the true solution and the colloidal part. Obviously हम माइक्रोस्कोप में फिलहाल उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि आई से तो हमें दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर नजर आएंगे। अब फर्दर अगर हम कोलाइड्स की टाइप्स को देखें तो अब उनके मिक्सचर की बेस के ऊपर उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट तरह के कोलाइड्स की टाइप्स हैं। अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, दैट मीन्स कि वो पार्टिकल्स जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट होना है जाके डिस्पर्शन मीडियम में, वो सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। उस तरह का जो कोलाइड होगा उसको हम कहेंगे सोल। इसमें एग्ज़ाम्पल्स आती हैं आपके पास ब्लड प्लाज़्मा की, पेंट्स हैं, जिलेटिन, तो ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आती हैं सोल की। अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज़ सॉलिड है, दैट मीन्स वो पार्टिकल सॉलिड है लेकिन डिस्पर्शन मीडियम गैस है, ठीक है? जिस तरह आपके पास डस्ट और स्मोक की एग्ज़ाम्पल है। तो ऐसे हम कोलाइड्स को एरोसोल कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, दैट मीन्स कि डिस्पर्स्ड फेज वो पार्टिकल्स जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट होना है वो लिक्विड है, और जो डिस्पर्शन मीडियम जिसमें जाके लिक्विड पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सॉलिड है। तो इस तरह का जो कोलाइड होगा उसको हम बोलेंगे इट्स अ जेल। नेक्स्ट आपके पास है, अगर डिस्पर्स्ड फेज भी आपके पास लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, ऐसी कोलाइड को हम कहते हैं इमल्शन। अब इसमें एग्जांपल है होमोजेनाइज्ड मिल्क की और मायोनीज की।
नेक्स्ट है आपके पास, अगर लिक्विड है आपके पास डिस्पर्स्ड फेज और गैस है आपके पास डिस्पर्शन मीडियम, तो ऐसे जो कोलाइड्स हैं उनको भी एरोसोल कहते हैं। अब एरोसोल 2 तरह के आप देखें, एक में अब आप देखें एक में जो है वो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और दूसरे में डिस्पर्स्ड फेज आपके पास लिक्विड है। डिस्पर्शन मीडियम दोनों में सेम है, ओके? बस डिस्पर्स्ड फेज का डिफरेंस आता है। फिर नेक्स्ट टाइप में आपके पास आ जाती है, अगर आपके पास डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है, तो ऐसी कोलाइड को हम कहते हैं फोम, ठीक है? जिसमें मार्शमैलोज़ और स्टाइरोफोम की एग्जांपल आ जाती है आपके पास। नेक्स्ट में एक और आपके पास तरह का फोम होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज तो सेम रहता है, गैस ही, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। तो इसको हम कहते हैं इट्स अ फोम। लाइक आपके पास व्हिप्ड क्रीम, जो शेविंग क्रीम्स वगैरह होती हैं, तो वो सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं इस तरह की जो फोम है। अब हमने डिस्कस कर लिया कि होमोजेनियस मिक्सचर्स बेसिकली ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? लेकिन जो कोलाइड्स होते हैं वो होते तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हैं, लेकिन ये हमें मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर नजर नहीं आता। दैट मीन्स कि जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता, बल्कि जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो तब हमें जाके पता चलता है कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है या फिर ये कोलाइड है जो कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है? उसके लिए हम एक जो है वो यूज़ करते हैं प्रोसेस जिसको कहते हैं टेंडल इफेक्ट, ठीक है? अब टेंडल इफेक्ट एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कोलाइड्स को सॉल्यूशन से डिफरेंशिएट करती है, राइट? दैट मीन्स कोलाइड्स को हम फाल्स सॉल्यूशंस कहते हैं और जो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं, ट्रू में जो हेटेरोजेनियस लेवल के ऊपर भी जाके होमोजेनियस होते हैं, वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। सो इनके में हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो कोलाइड्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। वो ट्रांसलूसेंट उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो कि लाइट को स्कैटर करते हैं। लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। अच्छा, अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें, तो यहाँ पे आपको एक कंटेनर नज़र आ रहा है और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है? ये आपके पास लाइट का सोर्स है। जब इसमें से आप लाइट पास करवाएँगे, तो यू कैन सी दैट कि इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है? इस लाइट को एज़ इट इज़ पास नहीं कर रहे, ये इस लाइट को पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो बिहाइंड दिस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं। जिस तरह ये जो आपके पास डायग्राम है फ्रॉस्टेड ग्लास की, ये भी आपके पास एप्लीकेशन होती है टेंडल इफेक्ट, ठीक है? सो पार्टिकल साइज की वजह से लाइट क्या हो जाती है, जो है वो स्कैटर हो जाती है। नेचुरल फिनोमेना में आपके पास एग्जांपल है, जब क्लाउड्स होते हैं स्काई में तो वहां से जो सनलाइट आ रही होती है, तो वहां पे भी बेसिकली वो क्लाउड्स क्या है, वो क्लाउड्स आपके पास कोलाइड्स होते हैं, ठीक है? तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, एज इट इज लाइट जो है वो नहीं आ रही। देन वी हैव द सेकंड टाइप, दैट इज सस्पेंशन, जो कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर की टाइप है। जैसे सस्पेंशन में बहुत इजी है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स को आप लाइक दूर से आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। आप दूर से देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स, लेट्स से कि आपने सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाया हुआ है, तो सैंड आपको दूर से पता चल जाएगा सैंड पार्टिकल्स किधर है और वाटर किधर है, ठीक है? सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स का हम अपनी आईज से इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाउ इनमें पार्टिकल साइज़ ऑब्वियसली हमें तभी अपनी आई से नज़र आता है क्योंकि इनका पार्टिकल साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें आपके पास कुछ यू नो दैट म्यूकेन, जिस तरह आपके पास म्यूकेन सस्पेंशन है, तो म्यूकेन सस्पेंशन एक सिरप टाइप होता है ना जो आप यूज़ करते हैं। तो उस केस में आपके पास आप उसको म्यूकेन सस्पेंशन इस वज़ह से कहते हैं क्योंकि उसमें उसको अगर आप रख देते हैं ना तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी देर बाद सारे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है। तो जब भी आप उसको यूज़ करते हैं तो आपने उसको शेक करना होता है। सो दिस इज़ व्हाट द एग्जांपल ऑफ द सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है और हमें अपनी आई से नज़र आ रहा होता है। अब अगर हमने सॉल्यूशन को लाए जो सस्पेंशन को आइडेंटिफाई करना है तो कैंडल इफेक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। लाइट यू कैन सी दैट कि एज़ इट इज़ पास हो जाती है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है और वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। अगर कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स में पार्टिकल साइज ऑल्दो कि हमें अपनी आई से नजर नहीं आता, बट स्टिल क्या होता है कि लाइट को स्कैटर करने के लिए उनका साइज इनफ होता है और वो लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को पास होने देते हैं स्कैटर करने के बाद। ओके, नाउ अगर हम देखें तो लेट्स से कि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कोलाइड्स को सेपरेट आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर या फिल्ट्रेशन के थ्रू, जिसको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था फिल्ट्रेशन को लिटिल बिट, तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि ये ना लेट्स से कि साल्ट और वाटर है या ब्लड है, तो साल्ट और वाटर है तो क्या होगा कि ये
दोनों ही पास हो जाएँगे, साल्ट भी और वाटर भी दोनों ही इस फ्लास्क में फ़िल्टर पेपर से जो है वो पास हो जाएँगे क्योंकि इनका पार्टिकल साइज़ पेपर के साइज़ स्पोर्स से छोटा होता है, तो वो उनमें से पास कर जाते हैं। बट अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशंस के केस में क्या होता है, पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है और वो फ़िल्टर पेपर के पोर से नहीं गुज़र सकता जिसकी वज़ह से आपके पास वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। जिस तरह आपके पास सैंड और वाटर की एग्ज़ाम्पल है, सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएँगे और वाटर जो होगा वो पास करके फ़िल्ट्रेशन फनल जो होगी सॉरी जो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क होगा उसमें मूव कर जाएँगे। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइट आल्दो कि स्कैटर हो रही है पार्टिकल साइज बढ़े लेकिन ये लाइट पास नहीं होती। तो सस्पेंशन से लाइट पास नहीं होगी। दिस इज एन एग्जांपल। इस तरह से आप टिंडल इफेक्ट को यूज करते हुए इन तीनों में जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास आता है जो वो होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं और उसकी टाइप्स हैं। कुछ होमोजेनियस मिक्सचर्स के हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख सकते हैं कि इनके पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, हमें नहीं नज़र आते, इवन हम माइक्रोस्कोप से अगर देखें तब भी हमें नज़र नहीं आते और पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है कि वो फ़िल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। दूसरा ये स्टेबल होते हैं, लेट्स से कि अगर स्टेबल होने का क्या मीनिंग है, लेट्स से कि साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन मैंने बनाया है और उसको मैं रख देती हूँ, ठीक है? उसको मैं रख देती हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि साल्ट थोड़ी देर बाद बॉटम में उसके पार्टिकल्स जो है वो गैदर हो जाएँगे या सेटल हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? वो स्टेबल रहेंगे, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। So this is an example of the stability. This is the meaning of the stability. उसके बाद अगर हम देखें अब होमोजेनियस मिक्सचर्स या ट्रू सॉल्यूशंस की डेफिनेशन को देखें, तो इस केस में आपके पास सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है दैट इज व्हाट कि वो मिक्सचर जिसमें सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और एक सिंगल फेज सिस्टम बना देते हैं। अब सोल्यूट क्या होते हैं आपके पास? वो सब्सटेंसेस जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर साल्ट और वाटर की हम एग्जांपल लेते हैं तो साल्ट और वाटर के एग्जांपल में क्या है, जो साल्ट है वो आपके पास क्या होगा? सॉल्यूट होगा क्योंकि इसने क्या करना है? सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है। सॉल्वेंट क्या है? इसमें वाटर है और इसके एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन मेथड ये है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम क्वांटिटी में होगा वो आपके पास क्या है? वो आपके पास सॉल्यूट होगा। सो द सब्सटेंस बीइंग डिसॉल्व्ड इज सॉल्वेंट, being dissolved in solvent or substance with less quantity in solution, और solvent है the substance in which solute is dissolved or substance with high quantity in solutions। क्या अब आपके पास दो तरह के इसके बाद हमने बेसिकली सॉलिबिलिटी को डिस्कस करना है तो उसके लिए आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लिया हुआ है और उसके ऊपर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है? दैट मीन्स कि आपने वो टेम्परेचर चेंज नहीं करना। अब आप क्या करें, आप लेट्स से आप ना सॉल्यूशन बना रहे हैं साल्ट और वाटर का या आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेट्स से आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा, लेट्स से मैंने जो है ना 100 ml वाटर लिया हुआ है और मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद मज़ीद शुगर इसमें डिज़ॉल्व नहीं होगी। जब वो टाइम आएगा, उस टाइम के ऊपर हम बोलेंगे अब सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। इसी सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि उस स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मज़ीद सॉल्यूट इसमें डिज़ॉल्व नहीं हो सकता इस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है? So that is the meaning of the saturated solution. It is a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving. In saturated solution, no more solute can be dissolved at a given temperature. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स व्हाट कि आपने क्या किया कि आप इसमें शुगर ऐड करें और आपने लाइक थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसके बाद इसको छोड़ दिया। दैट मीन्स कि इसमें फर्दर अभी और शुगर की एडिशन हो सकती है। इसमें अभी कैपेसिटी है कि आप इसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं। इट इज़ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस सोल्यूट एंड एबल टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का पॉइंट था वो आपको जो है वो यूज़ होगा सॉलिबिलिटी में। सॉलिबिलिटी आपके पास क्या होती है? It's the amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a specific temperature। एक कांस्टेंट टेम्परेचर आपने लेना है, उसमें 100 ग्राम आप क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे और उसमें फिर आपने सोल्यूट को ऐड करना है और सोल्यूट को तब तक ऐड करना है जब तक कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है? सो उसको फिर हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट है? जनरली ऐसा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यही समझा जाता है कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मैं शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना रही हूँ
तो पहले मैं उसको ऐसे ही जो रूम टेम्परेचर था उसके ऊपर बना रही थी और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, फाइन। लेकिन अगर उसके बाद मैं उसको जो है ना वो स्टोव के ऊपर रखती हूँ और उसको मैं हीट करती हूँ, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ज़्यादा शुगर जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जनरली ये समझा जाता है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता, ठीक है? फर्दर इसमें आपके पास 3 केसेस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। सबसे पहला जो केस है, वो ये केस है कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो हीट को अब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसमें लेट्स से कि आपके पास इस तरह अगर आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड का सब्सटेंसेस हैं, आपने उनको वाटर में ऐड किया। आपने क्या किया? आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है? उस टेस्ट ट्यूब में आपने इनमें से किसी को भी लाइक केसीएल और वाटर को ऐड किया। लेट्स से केसीएल और आपने वाटर को ऐड किया, ठीक है? तो केसीएल और वाटर को जब आप ऐड करेंगे तो आप फ़ील करेंगे ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई है, ठीक है? आपको ऐसे फ़ील होगा ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई। अब वो टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हुई है? पहले वो थोड़ी इतनी ठंडी नहीं थी जब आपने ये सॉल्यूशन ऐड किया उसके बाद ये ठंडी हुई है, दैट मीन्स कि इस टेस्ट ट्यूब में जो हीट थी उसको अब्सॉर्ब कर लिया इस सॉल्यूशन ने। दैट मीन्स कि ये सॉल्यूशन हीट को अब्सॉर्ब करने वाला है, ठीक है? ऐसे सॉल्यूशन जो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं उनको हम कहते हैं ये एंडोथर्मिक है, ठीक है? और जो सॉल्यूशंस एंडोथर्मिक होते हैं उनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम हीट बेसिकली क्या करते हैं किसी चीज़ को प्रोवाइड करते हैं तो वो जो आयन्स होते हैं सोल्यूट के उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जिनके साथ वो सोल्यूट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाउंड किए होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए काम आती है, ठीक है? क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी हम क्या करते हैं उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल करता है और टेस्ट ट्यूब जो है वो कोल्ड हो जाती है और जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट केस, इसमें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रही है। ये आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इस ग्राफ में आपको जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर नजर आ रहा होगा कि आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, राइट? आपके पास इसके ऊपर क्या है, टेम्परेचर है और जो आपके पास यहाँ वाई एक्सिस है इसके ऊपर सॉल्युबिलिटी है। अब आप देखें जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे-वैसे आपके पास क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप ग्रीन लाइन को ऑब्ज़र्व करें या आप ब्लू को करें या रेड को करें, ठीक है? तो क्या हो रहा है, जैसे-जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्राफ कि जब वो वाले आपके पास सॉल्यूशन जो कि हीट को अब्ज़ॉर्ब करेंगे, जो एंडोथर्मिक होंगे उनमें ये केस आएगा। जो नेक्स्ट केस है वो आपके पास ये है कि वो वाले सॉल्यूशन जिनमें हीट रिलीज़ होगी। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जब आप उनका सॉल्यूशन बनाएँगे ना टेस्ट ट्यूब में, लेट्स से आपने क्या किया, आपने उनको टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है? जब आप उनको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिथियम सल्फेट को लिया या सीरियम सल्फेट को लिया, आपने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला और आपने उसको उसमें वाटर ऐड किया ताकि आप उसका क्या बनाएँ, सॉल्यूशन बनाएँ। लेट्स से दिस इज़ द टेस्ट ट्यूब और इसमें मैंने लिथियम सल्फेट डाला, ठीक है? लिथियम सल्फेट और साथ में जो है वो आपने इसमें वाटर को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे जब आप ये सॉल्यूशन ऐड करेंगे ना, जब आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये हॉट हो गई है, ठीक है? अब हॉट हो गई है मीन्स कि ये पहले तो इतनी ज़्यादा हॉट नहीं थी, ये डालने के बाद हॉट हुई है, दैट मीन्स कि इस सॉल्यूशन में से हीट रिलीज़ हुई है, ठीक है? इस सॉल्यूशन में से हीट रिलीज़ हुई है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें से हीट रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि ये आपके पास एक्ज़ोथर्मिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? जो कि हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। और इस तरह के सॉल्यूशंस में टेम्परेचर अगर हम मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। अब क्या होता है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उनमें पहले से ही आपके पास क्या है, क्योंकि वो हीट को रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? उनमें पहले से हीट है, वो हीट को रिलीज़ कर रहे हैं, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज़ होती हैं सोल्यूट पार्टिकल्स के दरमियान, वो क्या होती हैं, वीकर होती है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन से। सो दिस इज़ बिकॉज़ कि इनमें से रिलीज़ ऑफ एनर्जी होता है और अगर आप मज़ीद इनमें क्या करेंगे कि आप इनको टेम्परेचर देंगे तो ऑब्वियसली सोलबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। ग्राफ के थ्रू अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं तो ग्राफ में आप देखें, आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज़ जैसे-जैसे हो रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दैट लाइन कि इस लाइन में क्या आप ऑब्जर्व करें कि सोलबिलिटी की लाइन जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, राइट? तो ये आपके पास एग्ज़ाम्पल है, ये सेकंड केस आ गया। थर्ड केस में अगर आप देखेंगे तो थर्ड केस है कि अगर जब आप कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं ना तो उनमें हीट अब्सॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है जब आप सॉल्यूशन बना रहे होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल नेग्लिजिबल सा इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल
बिल्कुल छोटा-सा आप उसको जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके ऊपर हीट का बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वो वैसे भी उतने ही डिज़ॉल्व होते हैं, वो अगर आप उनको उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तब भी वो उतना ही डिज़ॉल्व करेंगे। दैट मीन्स उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही रहेगी। सो एग्ज़ाम्पल आप टेम्परेचर के थ्रू यहाँ ग्राफ के थ्रू आप इसको समझें, तो ग्राफ में अगर आप देखें तो ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास सॉल्युबिलिटी है। और आप देखेंगे जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल थोड़ी-सी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, बाकी वो कांस्टेंट हो रही है। सो नेग्लिजिबल सा इफ़ेक्ट पड़ता है, इतना ख़ास कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट फॉर टॉपिक 2.4 जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैटर को डिटेल में डिस्कस किया। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ वेरी ग्रेट डे।